फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? देखो क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो जीवित व मृत जानवर दोनों का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवर दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन करते हैं, अर्थात 1 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भाई फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन 2 का हो जाएगा बी नंबर, जो एंथ्रोलॉजी होता है। तो एंथ्रोलॉजी में हम लोग फूलों के अध्ययन को अर्थात फूलों को अध्ययन करते हैं एंथ्रोलॉजी में। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कीटों के अध्ययन को कहते हैं। कीटों के अध्ययन को कहते हैं, तो कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी, अर्थात बी नंबर आपका हो जाएगा। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पर जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जननांकी, अर्थात सी नंबर हो जाएगा। जननांकी के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां होते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? आपका हो जाएगा एथनोलॉजी, आपका ए नंबर हो जाएगा। एथनोलॉजी के अंतर्गत संस्कृतियों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ठीक है ना। मतलब कोई भी जो जैविक जगत में कार्य होते हैं उनके पद्धति के अनुसार अध्ययन को क्या बोलते हैं? मशीनी जगत में, उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर 6 का ए नंबर हो जाएगा बायोनिक्स। ठीक है, बायोनिक्स आपका हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? 7 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, पादप कोशिकाओं का करते हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं पैलियो वनस्पति के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा है रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं? आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर। वहीं पर एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है। हर्टिकल्चर में क्या होता है भाई? तो हर्टिकल्चर में आपका बागवान होता है और फ्लोरी नहीं, यहाँ पर फ्लोरिकल्चर होता है। उसमें जो सजावट के फूल होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग अर्थात कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत होता है। तो मधुमक्खी का हो जाएगा आपका सी नंबर, मधुमक्खी होता है एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर। नेक्स्ट कह रहा है आपका सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन क्या कहते हैं? अर्थात सब्जियों के लिए जो काम आते हैं पौधे उनका अध्ययन करते हैं। तो उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? उनके अध्ययन को बोलते हैं ओलेरी कल्चर। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर, जो कि आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, और पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर, विटीकल्चर किसको बोलते हैं भाई? तो विटीकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को। अंगूर की उत्पादन अर्थात अंगूर की खेती के अध्ययन को विटीकल्चर बोलते हैं। विटीकल्चर। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुए का पालन करते हैं। ठीक है, वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुए का पालन करते हैं, अर्थवर्म के नाम से जानते हैं, और केचुए के किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है वर्मी कल्चर, देखो वही वर्मी कल्चर अर्थवर्म, अर्थात आपका यहाँ पर 12 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थवर्म के नाम से जानते हैं वर्मी कल्चर में केचुआ को। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपका जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी होती है जैसे कि जरायु, मतलब कह सकते हैं जो वृद्ध लोग होते हैं, तो वृद्धों की जो वृद्ध होता है अर्थात डी नंबर आपका हो जाएगा वृद्धों की जो अध्ययन करते हैं तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आपका डी नंबर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। तो ऐसी विद्या को क्या बोलते हैं? तो अभी आपने पढ़ा था वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था हो जाएगा जेरेंटोलॉजी, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। 14 का जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन 15 नंबर पैडोलॉजी निम्नलिखित में से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो पैडोलॉजी के अंतर्गत होता है, पेडो मतलब आपकी मिट्टी, अर्थात मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। और मिट्टी आपकी भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की पाई जाती है और मिट्टियों का हमने वीडियो बना दिया है, तो आप अच्छे से देख भी सकते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का, अस्थि और अस्थियों मतलब होता है अस्टियो, अस्टियोलॉजी मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 16 का ए नंबर हो जाएगा अस्टियो। और डी, विटामिन डी की कमी से एक रोग हो जाता है अस्टियो मलेशिया, ठीक है, अस्टियो मलेशिया भी हो जाता है विटामिन डी, तो इसे याद रखना। अस्टियो मतलब हड्डी और अस्थि का संबंध किसे है, अस्टियो से, अस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो सर्पों के विषय में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं सर्पेटोलॉजी। यहाँ पर सर्प है तो यहाँ पर भी सर्प है, अर्थात सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सर्पों के विषय में जानकारी करते हैं। और हर्पेटोलॉजी क्या होता है भाई, तो हर्पेटोलॉजी होता है जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप, ठीक है, यहाँ पर सर्प है लेकिन यहाँ पर सरीसृप वाले कोई भी जंतु हो सकते हैं, तो सरीसृप के अंतर्गत हम लोग हर्पेटोलॉजी का हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब जल होता है, पोनिक्स मतलब उगाना, मतलब कि यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, 18 का जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, मृदा विहीन पादप संवर्धन, अर्थात मृदा उसमें मिट्टी नहीं होगी, अर्थात हवा में, अर्थात उसमें जल में हम लोग पौधे को उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यही होता है आपका एरोपोनिक्स, एयरपोने मतलब एयर और पोनिक्स में लगाना मतलब कि मृदा विहीन एयर में पौधों को उगाना, तो वो आपका होता है एरोपोनिक्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो कहा गया है कि जैविक विकास, अर्थात कुछ अब थोड़ा सा हम लोग टफ में चलते हैं। कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव हुआ है लगभग। तो देखा जाए कि प्रमाण के अनुसार जो जीव का उद्गम हुआ है वो कितने वर्ष हो चुके हैं, तो आपके वर्ष कितने हो चुके हैं, यहाँ पर आपका 19 का जवाब हो जाएगा कितना, डी नंबर, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब वर्ष पूरा आपका हुआ था, ठीक है, ये आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला आपका जो जीव आया था वो कौन सा था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए नील हरित शैवाल आया था, ठीक है, नील हरित शैवाल, आप अमीबा मत लगाइएगा, नील हरित शैवाल लगाना है, शैवाल, ठीक है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है डार्विन द्वारा प्रस्तुत, इसको थोड़ा सा हम लोग चारों विकल्प कर लेते हैं क्योंकि बच्चे फिर बोलने लगते हैं चारों विकल्प नहीं आए हैं। हाँ, कह रहा है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। तो डार्विन ने क्या किया था, तो डार्विन ने जो ये काम किया था, अर्थात यहाँ पर कहा था कि ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंशन एंड वेरिएशन और आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात ये तीनों शब्दों का प्रयोग किया है किसने, यहाँ पर डार्विन ने किया है, ठीक है, डार्विन ने किया है, ये तीनों शब्दों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट कह रहा है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। विकासवाद, तो विकासवाद का सिद्धांत किसने किया था, 22 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात हक्सले, ठीक है, तो हक्सले ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 23 नंबर की जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो इवोल्यूशन अर्थात जीव विकास को समझाने वाले पहले आपके जो वैज्ञानिक थे वो आपके वैज्ञानिक कौन थे। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा डी नंबर लेमार्क, ठीक है, लेमार्क ने समझाया था, लेमार्क ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऐसे क्वेश्चन बहुत इस समय पूछ रहा है, तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा 24 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात जो दिया है ह्यूगो डी ब्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट कह रहा है विकास का मुख्य कारक बताइए। विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक हो जाएगा यहाँ पर जो कि डी नंबर आपका है, जो प्राकृतिक वर्ण है, इसके विकास का मुख्य कारण है आपका प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि जैविक विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, अर्थात कि जैविक विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, तो किसके अनुकूल होता है, तो 26 का जवाब हो जाएगा ए नंबर कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किया जाने से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं। तो पहले विशाल बिल्लियां थीं, अब वो आपकी पहले बिल्लियां कहते थे लेकिन अब वो इस समय आपकी विलुप्त हो गई हैं। तो ये कौन सी आपकी चीज़ है भाई, तो ये चीज़ आपकी है जो चीता है, ये आपका विलुप्त हो चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, अर्थात आधुनिक मानव जो है तो वो किसका पूर्वज कहलाता है। तो ये पूर्वज आपका किसका हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा क्रो मैग्नान मनुष्य। क्रो मैग्नान मनुष्य जो कि कह सकते हैं कि अफ्रीका कंट्री में उद्भव, जन्म से ही हम लोग कंपेयर करते हैं, जो अफ्रीका के लोग थे वहीं पर उनका उद्भव भी माना जाता है। तो क्रो मैग्नान मानव जो मनुष्य है उसी का हम लोग पूर्वज कह सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिस है। तो आर्कियोप्टेरिस है क्या भाई, तो आर्कियोप्टेरिस आपका है जो जुरैसिक युग का पुरातन पक्षी है, जुरैसिक युग का पुरातन पक्षी है। आप लोग मूवी देखना जुरैसिक, तो आपको कई पार्ट जुरैसिक के बने हैं, तो आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे। वो आपका युग होता था जिसे बोलते थे आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है ना, आर्कियोप्टेरिक्स ये होता था जुरैसिक युग का पुरातन आपका क्या है, एक पक्षी है। नेक्स्ट कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है, अर्थात इनके अंतर्गत कौन कौन से आप आते हैं, ये हैं क्या। तो आपके यहाँ पर 30 का जवाब क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा बी नंबर, सरीसृप व पक्षी, अर्थात ये सरीसृप व पक्षी के अंतर्गत आपके आते हैं जो आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मैमथ पूर्वज हैं, मैमथ पूर्वज हैं, तो मैमथ पूर्वज किसके हैं। 31 का यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, 31 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, आपका जो मैमथ पूर्वज हैं आपके किसके हैं, हाथी के हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। ने परसर्ग मतलब आप लोगों ने देखा होगा मैंने, ठीक है, और तुमने, तूने, ऐसे वर्ड आपने देखा होगा। तो ये जो ने शब्द आपका लगता है किस बोली में लगता है, और इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर, खड़ी बोली। बहुत ही बच्चों का ये प्रश्न का जवाब बहुत सही था उनका, मतलब मेहनत वो लोग कर रहे हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ठीक है। साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको अपडेट कर दी जाती है टेलीग्राम में, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम से ज्वाइन भी हो सकते हैं, पीडीएफ भी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, ठीक है, हिंदी भाषा का पूछ रहा है, और हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले जो आपका सुझाया था ये है आपके ऑप्शन राइट, आपका हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय, ठीक है। कौन है आपके, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु ये आपके ग्राम विकास अधिकारी 2016 में पूछा गया था। तो सूरदास के गुरु का नाम है आपकी, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन आपका अगला पूछा जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है आपसे कबीरदास की भाषा कौन सी थी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, और ये भी ग्राम विकास अधिकारी 2016 में भी पूछा गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, सदुक्कड़ी थी। कैसी थी भाई, पंचमेड़ जो आप लोगों ने पढ़ा होगा खिचड़ी, ये कह सकते हैं सदुक्कड़ी। तो यहाँ पर कबीरदास की जो भाषा थी वो कैसी थी, आपकी डी हो जाएगा, सदुक्कड़ी थी, ठीक है। और भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य आपकी व्याप्त आडंबरों का विरोध किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है अगला 58 नंबर कि कबीर की भक्ति, देखते हैं यहाँ पर कह रहा आपसे कबीर की भक्ति का स्वरूप कैसा है, अर्थात कबीरदास जो थे वो किस प्रकार के भक्ति से जुड़े थे। तो ये जुड़े थे आपके, ऑप्शन राइट आपके डी हो जाएगा, आपके निर्गुण शाखा से संबंधित थे, ठीक है। और ये आपके जो थे कबीर वो रामानंद के प्रिय शिष्यों में कबीरदास का नाम अग्रणी है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। कन्नड़, और कन्नड़ का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है, ये है आपके द्राविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी बी हो जाएगा, द्राविड़ परिवार भाषा से आपकी संबंधित है, ठीक है। देखो हमें जुकाम बुखार सभी कुछ साथ में, लेकिन आपके पेपर की वजह से हम आपको वीडियो देना बंद नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दवा खा के आपको वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, हमारी लैंग्वेज से ही परिवर्तन हुआ है। कह रहा आपसे यहाँ पर द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। तो द्विवेदी युग की रचना आपकी है जय भारत, और जय भारत की आपकी जो रचना हो जाएंगे वो आपके रचनाकार हैं वो आपके हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा ए, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया यहाँ पर,
क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। आपको पता है कि कबीरदास ने समाज सुधार किया है, जिसमें से एक चीज़ है जिसका उपदेश इन्होंने नहीं दिया है, वो किसका है। देखो, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, जात प्रथा का खंडन किया है, स्त्री पुरुष की समानता, इसका उपदेश नहीं दिया है। इसका सही आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। देखो, अमीन में पूछा गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न से क्या है। तो जायसी की जो आपकी रचना है पद्मावत, तो पद्मावत है क्या, ये पूछ रहा है। तो पद्मावत आपकी जो है वो आपका है समासोक्ति। क्या है आपकी? समासोक्ति। मतलब जायसी के द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति है, और ऐसी उक्ति जिसमें सामसिक पदों की बहुलता होने के कारण पद्मावत को समासोक्ति रचना कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कैसी है। तो आपकी पद्मावत की जो भाषा है वो कैसी है? आपकी अवधी भाषा है, याद रखिएगा, आपकी अवधी भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम। आप सबको पता होगा कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं आपके, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, इसको समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए, जो कामायनी है वो महाकाव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, और यह महाकाव्य जो है वो आपके कितने सर्गों में विभक्त है? तो आपके 15 सर्गों में विभक्त है। ठीक है, 15 सर्ग हैं इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अगला पूछा जा रहा है। कह रहा आपसे कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ये पंक्ति जो है वो किस की है? तो ये है आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां। ठीक है, किसकी पंक्ति है? मुंशी ईसा अल्लाह खां की ये आपकी कृति है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए लोअर थर्ड में आपका ये पूछा गया था 2 सेकंड में। अब आपका लोअर थर्ड में आपके क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं। देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? कौन जीवनी है? तो जीवनी आपकी है आवारा मसीहा। कौन है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आवारा मसीहा है किसकी? तो आपके विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध आपका बंगला लेखक हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर लिखा गया है आपके आवारा मसीहा में। समझ में आ गया ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया यहाँ पर कि कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तुर्की भाषा का नहीं है। तो तुर्की भाषा का ये शब्द नहीं है आपका पैगंबर। ठीक है, पैगंबर आपके तुर्की भाषा का नहीं है, बल्कि ये अरबी भाषा का है। ठीक है, पैगंबर का अर्थ होता है पैगाम देने वाला, जबकि बेगम, चेचक तथा बारूद शब्द आपके तुर्की भाषा के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जा रहा है यहाँ पर। कह रहा है आपसे कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो ये जो रचा गया है आपके रत्नावली, अर्थात ये आपके रत्नावली 70 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, रत्नावली द्वारा आपकी की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर, हाँ, कह रहा आपसे ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? और ये रचना है आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, हरिऔध यहाँ पर आपका गलत लिखा है। किस प्रकार से? हमने आपको बताया था कि हरिऔध तो सही लिखा है यहाँ पर, लेकिन जब किसी का उपनाम होता है, ठीक है, तो वो हमेशा कैसे होता है? सिंगल इन्वर्टेड कामा से होता है, जबकि यहाँ पर डबल से है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में हमेशा लिखा होता है। ठीक है, समझ में आया ना। हर एक पॉइंट को बारीक से समझते चलिए, कहीं से भी क्वेश्चन आपका बना सकता है। नेक्स्ट कर आपसे लिप की आवश्यकता होती है। लिप की आवश्यकता होती है तो किसके लिए? तो भाई भाषा लिखने के लिए होता है ना। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा बी, भाषा लिखने में होता है। ठीक है, और ये आपके जूनियर इंजीनियर अर्थात तकनीकी परीक्षा 2016 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जा रहा है यहाँ पर भाई। क्वेश्चन आपका है खड़ी बोली निकली है। तो भाई खड़ी बोली जो निकली है वो कहाँ से निकली है? तो यहाँ पर आपकी जो खड़ी बोली है,
खड़ी बोली जो निकली है वो आपकी कहाँ से है, आपकी पश्चिमी हिंदी से है। पश्चिमी हिंदी की आपकी 5 बोलियां होती हैं, आप सबको पता होगा कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ठीक है। और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौरवी आती है, बांगरू भी आती है, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी आती हैं इसी में, ठीक है। तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी से आई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, तो आपकी कितनी है, आपकी 52 है, ठीक है। कितनी है, आपकी 52 है। वही जो आपने पढ़ा होगा संयुक्त स्वर व्यंजन, दीर्घगुण व्यंजन, कुल वर्ण, वही आपके हैं टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी से जुड़े हुए हैं आपके हैं। कह रहा आपसे उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो उर्दू जो है वो आपका है तुर्की भाषा का, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तुर्की भाषा का है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अवाहट किस काल की भाषा है। अवाहट किस काल की भाषा है, तो अवाहट किस काल की भाषा है भाई, तो ये है आपकी आदिकाल की, ठीक है, आदिकाल की है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे गोवा की स्वीकृत भाषा, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो भाई बताइए गोवा में जो आपकी राजभाषा है वो आपकी कैसी है, तो वहाँ की जो राजभाषा है वो आपकी कोंकणी है, ठीक है। कैसी है, कोंकणी है। आपका ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 4 नंबर आपसे कह रहा है कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं, तो ये आपके कौन है भाई, तो ये हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत के बाद आपकी कौन सी आती है, पाली आती है। कौन सी आती है भाई, पाली। देखो संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर आपकी अपभ्रंश, फिर इसके बाद आपकी अवाहट, फिर हिंदी। तो आपकी कहाँ से आई है, संस्कृत के बाद आपकी पाली आती है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो अभी हमने बताया था कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये है आपकी जो है हिंदी किस परिवार की है, तो ये आपकी है भारूपी परिवार का। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, भारूपी परिवार की भाषा है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ठीक है। अर्थात मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कृत आपकी ये रचना कौन सी नहीं है, तो देखो इनकी ये रचना आपकी जयद्रथ वध है, यशोधरा भी है और आपकी साकेत भी है, लेकिन नील देवी आपके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कृत नहीं है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अब बात आती है कि नील देवी है किसकी, अर्थात ये रचना किसकी है, तो नील देवी एक नाटक के रचनाकार जो है, अर्थात नील देवी है क्या, एक नाटक है, और इसके जो रचनाकार हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो नील देवी आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जो हमारे नए स्टूडेंट आपके आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये प्रश्न जो आपका टेस्ट संख्या फर्स्ट थी वहाँ पर हमने कमेंट के लिए पूछा था और सभी बच्चों के यहाँ पर लगभग सही जवाब आया था कि जो आपकी हिंदी की अतिरिक्त लिखी जाने वाली जो भाषा है देवनागरी लिपि में वो आपकी कौन सी लिखी जाती है, तो आपकी नेपाली आपकी जो भाषा है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और उन सभी लोगों को धन्यवाद कहेंगे जो हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं और उन लोगों को खास करके जो हमारे प्रश्न में जो हम देते हैं कमेंट उसका जवाब देते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि ना आप लोगों की कितने लेवल तक की तैयारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पुष्कृत पुस्तक जो आपकी कौन सी है, पुष्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। हवा में हस्ताक्षर ये रचना किसकी है, तो भाई ये जो आपकी रचना है वो आपकी है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है हवा में हस्ताक्षर, ठीक है ना। और इसके लिए जो आपको इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था, तो 2009 में साहित्य अकादमी का इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है तो देख लीजिए यहाँ पर दिया है मगही, कन्नौजी, मेवाती और आपकी बघेली।
तो देखो आपकी ये सी है मेवाती, तो ये मेवाती आपकी आती है किस में भाई, ये आपकी है राजस्थानी में। हमने आपको बताया था कि राजस्थान के अंतर्गत आपकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अर्थात पश्चिमी हिंदी में आपकी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी और आपकी बुंदेली है। लेकिन राजस्थानी में देखो मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और आपकी जयपुरी 4 भाषाएं हैं जो आपकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब पूर्व में क्या बोली जाती है, तो जयपुरी ऐसे ढुडाही बोलते हैं या हड़ौती बोलते हैं, ठीक है। और आपकी पश्चिम में जो बोली जाती है राजस्थान में वो आपकी मारवाड़ी, ठीक है। और जो आपकी उत्तर में है उसे बोलते हैं मेवाती, और आपके जो दक्षिण बोली जाती है दक्षिण राजस्थान में उसे आपको बोलते हैं मालवी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखो इस समय क्वेश्चन जो आपका आता है सबको पता है कि इसमें 16 मात्राएं होती हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि चौपाई आपका सममात्रिक छंद है या विषम मात्रिक छंद है। अब इसको समझिए सममात्रिक क्या है। मान लीजिए इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरण में अगर मात्राएं आपकी बराबर हो गई, 16 इसमें भी 16 इसमें, तो ये आपका देखो सम हो गई मात्रा, अर्थात ये आपका कैसा है सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 होती हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, इसी से यहाँ पर हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हमने आपको बताया था कि हिंदी भाषा आपकी किस लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल सिंपल है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं। हमने बताया था कि आपकी हिंदी को संविधान ने 14 सितंबर 1949 को एक्सेप्ट किया था, मतलब राजभाषा का दर्जा दिया था, ठीक है। इसलिए हिंदी दिवस को 14 सितंबर से मनाते हैं। लेकिन कब से मनाना शुरू हुआ था, तो ये आपका 1953 ईस्वी से मनाना शुरू हुआ था हिंदी दिवस को। और आपके हिंदी को जो आपके संविधान के भाग 17 में जो अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। समझ में आ रहा है ना सभी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। हम लोग भाषा का जो शुद्ध रूप देखते हैं तो हम आपको पढ़ाते हैं व्याकरण। क्या पढ़ाते हैं, व्याकरण। तो जो भाषा होती है उसका शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वो आपके व्याकरण से ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है, व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है। टा वर्ग में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टा वर्ग जो आपका नहीं है वो आपका कौन सा है, नहीं है। तो देखो जो ऑप्शन आपका सी दिया है धा, जो धा आपका है धा, ये धा आपके कह सकते हैं टा वर्ग में नहीं आता है, ये आपका आता है किस में, आपके ता वर्ग में आता है। और ता वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ता था, इसे दंत व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये दंत के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है। छायावाद की आपसे कवि पूछ रहा है, और आप सबको पता है कि छायावाद के जो कवि हैं वो आपके यहाँ पर जो हो जाएंगे ऑप्शन राइट आपके प्रथम कवि या पूछा है, ठीक है। छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं वो आपके सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत आपके हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कि निम्नलिखित में से निबंधकार के साथ मिलान करिए, अर्थात यहाँ पर मिलान करने के लिए बोला गया है। जो आपका दिया है पगडंडियों का जमाना, ये किसने लिखा है, ये निबंध है, ठीक है। और इसके निबंधकार पूछ रहा है, तो पगडंडियों को जमाना जो है ये किसका निबंध का है। तो इसके निबंधकार है कुबेर नाथ राय। कौन है भाई, कुबेर नाथ राय, जो कि ऑप्शन आपका इसका कौन हो जाएगा 4। अगला दिया है रसात्मक बोध के विविध रूप, रसात्मक बोध के विविध रूप, और इसके जो आपके हैं वो आपके हैं आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके क्या हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कह रहा अगला थर्ड, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका है, ये आपके विद्या निवास मिश्र, इसका आपका थर्ड हो जाएगा। और जो बचा हुआ है विवाह योग, जो कि आपका हो जाएगा गुलाब राय। इस प्रकार से इसका मिलान किया जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हमने आपसे बताया कि जब भी हमारे हिंदी का टेस्ट लगाया करिए तो कॉपी पेन साथ ले लिया करिए, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपसे रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जो जनक हैं किसे कहा जाता है।
तो ये आपके हैं भरत मुनि। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। रस सूत्र के जनक आपके भरत मुनि को माना जाता है और इनके अनुसार रसों की संख्या आपकी 8 मानी गई है। ठीक है, वैसे देखा जाए कि काव्य में रसों की संख्या कितनी है तो 9 है, लेकिन यहाँ पर जो आपके भरत मुनि है इन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। ठीक है, और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अर्थात कह सकते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है किसे कहते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ रस आपका है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद निबंध के लेखक हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद निबंध के लेखक कौन हैं? तो इस निबंध के लेखक आपके यहाँ पर कौन हो जाएंगे भाई? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, आपके डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र हैं आपके सरलीकरण और आपके व्यक्ति वैचित्यवाद निबंध के लेखक हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। और छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा है, ये किसने कहा है भाई? तो ये कहा है आपके रामविलास शर्मा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। आपके रामविलास शर्मा ने छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति आपकी कामायनी से है और कामायनी ने किस सर्ग से लिया है? मतलब ये जो आपकी पंक्तियां हैं ये आपकी कामायनी में दी गई जो कि जयशंकर प्रसाद की है। और कामायनी में जो सर्ग हैं तो कौन से सर्ग से ली गई है? ये आपका जो सर्ग है हमने आपको बताया भी था हिंदी के फुल टेस्ट में जो कि रात 9 बजे होता है, जहाँ पर 50 प्रश्न होते हैं, वहाँ पर सभी प्रश्न हमने यहाँ पर लगभग कराया भी है। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं क्योंकि वहाँ पर सामने नहीं लिखा होता है कि नहीं कब आया है कब नहीं आया है। लेकिन आज की वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं कौन सा प्रश्न कब आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर आपको जो हो जाएगा ए नंबर कर्म सर्ग में दिया गया है। ये पंक्ति किस में है? कर्म सर्ग में है, क्योंकि स्टेनोग्राफर 2015 में आपका पूछा गया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और हमारे जो रात में टेस्ट होता है रात 9 बजे लगभग, वो टेस्ट आप ज्वाइन करेंगे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी 100%। नेक्स्ट कर आपसे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ था? जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनका हिंदी साहित्य में जो प्रवेश हुआ था वो किस विधा में हुआ था? काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और ये जो आपका विधा है आपके आलोचना में, किस में? तो रामचंद्र शुक्ल की जो एंट्री हुई थी हिंदी साहित्य में वो आपकी आलोचना में हुई थी। ठीक है, आलोचना विधा में आपका प्रवेश हुआ था। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रकार के टेस्ट आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेंगे। चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ें और फ्री शिक्षा ग्रहण करें। नेक्स्ट कर आपसे ये कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? क्या दिया है? प्रेम चिनगारी। ये जो आपकी रचना है एक मुसलमान कवि की है। अब आपकी मुसलमान यहाँ पर आपके 4 दिए हैं, शेख नबी, जयसी, नूर मोहम्मद और नजफ अली। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखते हैं कि राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका डी है, नजफ अली की रचना है आपकी जो कि एक मुसलमान कवि हैं प्रेम चिनगारी। ठीक है, प्रेम चिनगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है भाई, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रणेता स्रोत हैं। राम काव्य के मुख्य प्रणेता स्रोत कौन है? तो राम काव्य की पूछा गया यहाँ पर, और राम काव्य के प्रणेता जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन राइट आपका सी, स्वामी रामानंद। कौन? स्वामी रामानंद। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, स्वामी रामानंद। ठीक है, याद रखिएगा इनसे क्वेश्चन आपका ये पूछ लेता है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था और इनके गुरु का जो नाम था वो नाम था राघवानंद। ठीक है, राघवानंद। और ये राम भक्ति को सांप्रदायिक रूप देने वाले सर्वप्रथम आपके आचार्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? काफ़ी अच्छा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर संयुक्त स्वर आपके कौन से हो जाएंगे? संयुक्त स्वर आपके ए, ए, ओ और आपके हैं। देखिए कैसे बनते हैं, देख सकते हैं आपका जो छोटा और आपका छोटी मिलाते हैं आपका ए बनता है।
छोटा और आपका छोटा ऊ मिलाते हैं तो आपका ओ बन जाता है, छोटा प्लस आपका ए मिलाते हैं तो आपका ए बनता है, और छोटा और आपको ओ मिलाते हैं तो आपका ओ बन जाता है। ये प्रश्न को रट लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन घुमा देता है, बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं भाई संयुक्त स्वर अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो वो सोचेंगे नहीं हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा है, संयुक्त स्वर नहीं पढ़ा है। तो इसका प्रयोग आपके संधियों में देखने को मिलता है जो आपकी अयादी संधि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार क्या है, हमने आपको जो शाम को टेस्ट कराते हैं रात 9 बजे वहाँ हमने बताया था कि मानक हिंदी आपकी जो हिंदी है, आपकी मानक हिंदी का जो आधार है वो आपकी खड़ी बोली है। कैसी है, खड़ी बोली है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, याद रखिए मानक हिंदी का जो आधार है वो खड़ी बोली है, और मानक का अभिप्राय मतलब आदर्श, श्रेष्ठ अथवा कह सकते हैं परनिष्ठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया जा रहा है यहाँ पर कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है तो कहाँ से विकसित हुई है, तो पूर्वी हिंदी जो आपकी आती है वो आपकी अर्धमगधी से आती है, अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अर्धमगधी उपभ्रंश से। और हमेशा देखो पूर्वी हिंदी ही पूछी जाती है। पूर्वी हिंदी की आपकी 3 बोलियां बताया था, ए बी सी। ए से आपकी अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। इसकी 3 आपकी बोलियां हैं जो कि एक कैसी है, अर्धमगधी है। ठीक है, और मगधी आपकी जो अपभ्रंश है वो आपकी कह सकते हैं मगही। मगही जो आपकी है वो आपकी बिहारी हिंदी में आती है। ठीक है, और सौर श्रेणी में आपकी 3 हिंदी जो बाकी रहती है वो आपकी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया जा रहा है, और ये क्वेश्चन आपका दिया कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था, तो आर्य भाषा का आरंभ हुआ था आपके 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। याद रखिए 1500 ईस्वी के आसपास आपका हुआ था आर्य भाषा का प्रारंभ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, क्वेश्चन दिया है आपका कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। यह उक्ति किसकी है भाई, तो ये जो उक्ति है आपके रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कह रहा आपसे मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, और मर्यादा जो कि कह सकते हैं कि आपकी द्विवेदी युग की प्रसिद्ध रचना थी। ऑप्शन राइट आप पत्रिका थी। ठीक है, द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका अगला आ गया है, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। ने परसर्ग लगाया जाता है। आप ने मतलब आप देखते हैं कि मैंने, तूने, ठीक है, तुमने, तुझे, ऐसे वर्ड पढ़ते हैं ना, तो ने शब्द जो आपको लगता है किस बोली में है। ऑप्शन दिया है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी और अवधी। किस में लगता है आपको जवाब देना है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा, जैसे कि आज हमने फर्स्ट पार्ट